हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था पहली टाइप हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी टाइप हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने पढ़ा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम में क्या है, कंबाइन होना। फिर हमने देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम में क्या है, डिकम्पोज होना यानी टूटना, ब्रेक डाउन होना। फिर हमारी जो तीसरी रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके भी नाम में क्या लिखा हुआ है, देखो प्लेस। प्लेस का मतलब क्या होता है, जगह, और डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, जगह बदल देना, चेंज कर देना या जगह किसी की ले लेना। तो इसके नाम से, इसके भी नाम से इसकी क्या बन जाती है, डेफिनेशन बन जाती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन बनती है जब कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे और उसकी जगह ले ले, तो हम ऐसी रिएक्शन को क्या कह देते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब कौन एलिमेंट किसी एलिमेंट की जगह ले पाता है, वो हम कैसे पता लगाएंगे, हमारी रिएक्टिविटी सीरीज से। तो जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है उसके कंपाउंड या उसके सॉल्यूशन में से, ठीक है। लेकिन जो कम रिएक्टिव एलिमेंट होगा, वो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है हमारी, कि हमारा सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है पोटेशियम, ये मेटल, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर और फिर गोल्ड। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, चीफ मिनिस्टर सोनिया गांधी। ठीक है, तो ये क्या हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। अब इसमें जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है उसके सॉल्यूशन से। जैसे ये हमारा एग्जांपल है, एक Fe क्या है, आयरन, Cu क्या है, कॉपर, SO4 क्या है, सल्फेट। तो ये सब्सटेंस क्या बना, कंपाउंड है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ये, ठीक है। तो ये जब भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मैं आयरन डालूंगा तो क्या होगा, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह ले लेगा, और क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा या फेरस सल्फेट बन जाएगा, और जो कॉपर होगा वो हमारा अकेला रह जाएगा अलग, ठीक है। अब ये मुझे कैसे पता चला कि आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि देखो आयरन जो है रिएक्टिविटी सीरीज में हमारे कॉपर से पहले है, मतलब आयरन ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। इसलिए आयरन अपने से कम रिएक्टिव वाले सभी मेटल्स को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है उनके सॉल्यूशन में से, उनके कंपाउंड में से, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं पोटेशियम की, तो जो पोटेशियम होगा वो तो सबसे ही ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो तो सभी एलिमेंट्स को, इन सभी एलिमेंट्स को क्या कर दे सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है उनके सॉल्यूशन या उनके कंपाउंड में से। तो पोटेशियम के सामने तो चाहे कोई भी आ जाए वो उसकी जगह ले ही लेगा। तो पोटेशियम के सामने कौन आया, आयरन आ गया। आयरन सल्फेट में मैंने जैसे पोटेशियम डाला तो आयरन कहां पर है, ये रहा, नीचे है, किससे, पोटेशियम से। तो पोटेशियम ज्यादा डिस्प्लेस है, इसलिए पोटेशियम ने क्या कर दिया, आयरन को डिस्प्लेस कर दिया और क्या बना लिया, पोटेशियम सल्फेट बना लिया, और आयरन क्या रह गया, अकेला रह गया। इसी तरह हमारी तीसरी रिएक्शन क्या है, पीबी लेड, और यहाँ पर हमारा कंपाउंड क्या है, CuCl2 कॉपर क्लोराइड। तो जैसे कॉपर क्लोराइड में मैंने लेड को डाला तो लेड पीबी कहाँ, ये रहा हमारा, Cu कहाँ है, कॉपर, ये रहा। तो जब लेड है हमारा वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए लेड ने क्या करा, कॉपर को डिस्प्लेस करा उसके कंपाउंड में से, और क्या बना लिया, लेड क्लोराइड बना गया। कॉपर क्लोराइड में से कॉपर हट गया और लेड जुड़ गया, तो क्या बन गया, लेड क्लोराइड। और कॉपर जो पहले जुड़ा हुआ था क्लोराइड के, क्लोरीन के साथ, अब वो क्या रह गया, अकेला रह गया। तो हमारी जो आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन आता है उसमें हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कैसे पहचानेंगे, एक एलिमेंट हमारा हमेशा क्या होगा, अकेला होगा, ठीक है, जो कि ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा, ठीक है। उसके साथ कोई और एलिमेंट जुड़ा हुआ नहीं होगा, जैसे आयरन के साथ कोई और नहीं जुड़ा हुआ, यहाँ पोटेशियम के साथ कोई और अभी नहीं जुड़ा हुआ रिएक्टेंट में, लेड के साथ, पीवी के साथ कोई और एलिमेंट रिएक्टेंट में नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है। ये एक रिएक्टेंट है, और फिर उसके बाद जो दूसरा रिएक्टेंट होगा वो कंपाउंड में होगा, किसी ना किसी सब्सटेंस बना हुआ होगा, किसी सॉल्यूशन में होगा वो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो अकेला है वो ज्यादा रिएक्टिव है अगर, तो वो क्या कर देगा, कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेगा, और जो कम रिएक्टिव एलिमेंट था जो जुड़ा हुआ था पहले रिएक्टेंट में, अब वो प्रोडक्ट में क्या रह जाएगा, अकेला रह जाएगा, वो किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं दिखेगा। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर कम रिएक्टिव मेटल आ जाए और यहाँ ज्यादा रिएक्टिव मेटल आ जाए, जैसे पीबी हो जाए Cu की जगह मैं लिख दूं पीबी, क्या लिख बन जाएगा, PbCl2,
और Pb की जगह लिख दूं Cu, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है PbCl2 प्लस में Cu। तो मैं अगर इनके आपस में रिएक्शन करवाऊं तो क्या होगा, क्या Cu Pb को डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं, Cu कम रिएक्टिव है Pb से, तो यहाँ पे आगे मैं क्या लिख दूंगा, नो रिएक्शन। अगर मुझे PbCl2 और कॉपर की रिएक्शन करवानी होगी तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कॉपर Pb को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, वो उससे कम रिएक्टिव है। ठीक है, इसी तरीके से आयरन भी पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, पोटेशियम को तो इनमें से कोई भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। अगर लिखा हुआ है K2SO4 और उसके साथ में इनमें से कोई भी एलिमेंट लिखा जाए तो वो उसे डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, लिखा जाएगा नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, अब ये थी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद क्या आती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि हम देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में लिखा हुआ डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे लिखा हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब 2 बार जगह चेंज हो रही है। वो जगह 2 बार चेंज कैसे होगी वो अभी हम आगे देखेंगे। जैसे हमारे पास रिएक्शन है, ये रही सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड। तो यहाँ पे सोडियम जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है, सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ है, और जो बैरियम है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जब से ही आपस में रिएक्ट करेंगे तो सोडियम सल्फेट में इसका बॉन्ड टूट जाएगा और इसका सोडियम हो जाएगा अलग और सल्फेट हो जाएगा अलग। ऐसे ही जो ये मेरा बैरियम क्लोराइड है, इसका बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे ही हम इन दोनों कंपाउंड को, इस दोनों सब्सटेंसेस को आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो बैरियम का बॉन्ड टूट के बैरियम अलग और क्लोरीन अलग। तो ये जो हमारे पास सोडियम था जो सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ था, अब वो टूट के कहाँ चला जाएगा, इसके क्लोरीन के साथ जाकर जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। तो Cl के साथ कौन जुड़ा हुआ था, Ba, लेकिन Na ने आके Ba की क्या ले ली, जगह ले ली और क्या बन गया, NaCl बन गया। ऐसे ही SO4 के साथ कौन जुड़ा हुआ था, Na, तो Ba ने क्या करा, आके Na की जगह ले ली और क्या बन गया, BaSO4 बन गया। तो Na ने जगह ले ली Ba की, एक डिस्प्लेसमेंट, Ba ने जगह ले ली Na की, दूसरा डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए इस रिएक्शन को क्या नाम दिया गया, डबल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जो इसकी डेफिनेशन बनती है वो क्या बनती है, रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स, दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा क्यों बोला हमने, कि ऐसी रिएक्शन जिनमें आयंस का एक्सचेंज हो जाए उन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे एक्सचेंज ही तो हुए हैं, ये Na का आयन कौन था, SO4, Ba का आयन कौन था, क्लोरीन। तो Na ने अपना SO आयन दे दिया Ba को और Ba का आयन खुद ले लिया, तो इन्होंने क्या किए, और Ba ने Na का आयन लेके SO4 बना लिया। तो इनके आयंस क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। अभी आयंस क्या है वो हमने 9th क्लास में 3rd चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जो आयन होते हैं वो क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। आयंस क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। जब भी किसी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन या तो चला जाए या वो इलेक्ट्रॉन ले ले तो उस पर क्या आ जाता है, चार्ज आता है। कैसा चार्ज आता है, या तो पॉजिटिव चार्ज आता है या फिर नेगेटिव चार्ज आता है। जिस पर पॉजिटिव चार्ज आता है उसे हम क्या कह देते हैं, कटायन कह देते हैं। 2 टाइप्स ऑफ आयन होते हैं हमारे पास, एक कटायन और एक अनायन। जिस पर पॉजिटिव चार्ज आया वो कटायन, जिस पर नेगेटिव चार्ज आया वो अनायन। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ चार्ज होते हैं। तो जब Na2SO4 का बॉन्ड टूटेगा तो SO4 क्या करेगा, सोडियम का इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, जिस वजह से SO4 पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और सोडियम पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या कहलाया, पॉजिटिव चार्ज की वजह से सोडियम कैटायन कहलाएगा। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से सल्फेट क्या कहलाएगा, एनायन कहलाएगा। वहीं पर बैरियम और क्लोरीन का जब बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी है -1, मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है अपने पास, उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 17, वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 18, पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में भी 8। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उसके 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और वो स्टेबल हो जाता है, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है। तो एक इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और बैरियम के जो वैलेंसी है वो क्या है, +2। क्यों, क्योंकि वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से दे देता है, और उसकी फिर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट बनती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, 8 रह जाते हैं। एक सेकेंड, बैरियम की वैलेंसी कितनी होती है, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे। तो बैरियम की भी वैलेंसी क्या होती है हमारे पास, +2 होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, दे देता है, जिस वजह से प्लस चार्ज आने की वजह से क्या कहलाएगा, कैटायन कहलाएगा। और क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन आने की वजह से वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से अनायन कहलाएगा। तो देखो सोडियम एक कैटायन है
कटायन कभी भी कटायन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, उसके साथ जुड़ेगा नहीं, और अनायन कभी भी अनायन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सेम चार्ज कभी भी आपस में अट्रैक्ट नहीं होते, वो रिपेल करते हैं, हमेशा अपोजिट चार्ज आपस में अट्रैक्ट होते हैं। तो इसने क्या किया, जब ये कटायन अनायन आपस में जुड़े हुए थे, ये कटायन अनायन आपस में जुड़े हुए थे, जैसे ही इनका आपस में रिएक्शन करवाया दोनों अलग अलग सब्सटेंसेस का, तो इसका कटायन अलग, इसका अनायन अलग, इसका कटायन अलग, इसका अनायन अलग, इनके बॉन्ड टूट जाते हैं, और इसका जो कटायन है वो इसके अनायन के साथ जाके बॉन्ड बना लेगा और जुड़ के नया कंपाउंड बना लेगा, और इसका कटायन इसके अनायन के आके बॉन्ड साथ आके बॉन्ड बना लेगा और नया सब्सटेंस बना लेगा। तो इनके जो ये आयंस हैं, आयंस क्या होता है, कटायन और अनायन, तो ये जो इनके आयंस हैं ये क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। इसलिए इसकी डेफिनेशन क्या बनी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, कि अ रिएक्शन इन विच देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स, ऐसी रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस का क्या हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, उस रिएक्शन को हम क्या कह देते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। अब कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें हमारे पास रिएक्शन होने के बाद नीचे छोटे छोटे पार्टिकल्स बने रह जाते हैं जो कि सोल्यूबल नहीं होते उस सॉल्यूशन में, जो नया सॉल्यूशन बन के तैयार होता है रिएक्शन के बाद, उसमें वो सोल्यूबल नहीं होते, तो वो नीचे हमारे पास किसी कंटेनर के नीचे जो तली रहती है, नीचे जो सरफेस रहता है, उस पर हमारे पास हमें देखने को मिल जाते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक है। तो प्रेसिपिटेट्स क्या, हमारे इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस जो कि सॉल्यूशन में घुलते नहीं है। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें हमारे प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, वो कैसी रिएक्शन क्या कहलाती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस प्रेसिपिटेट। ठीक है। अब ये क्या हो गई हमारी टाइप्स ऑफ रिएक्शन की अगली दो रिएक्शन, थर्ड और फोर्थ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम करेंगे हमारी टाइप्स ऑफ रिएक्शन की हमारी अगली रिएक्शन, जो कि क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें हमने अभी तक 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ी है। पहली कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो हमारी दूसरी रिएक्शन थी हमारी टाइप डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हमने उसकी भी 3 टाइप पढ़ी, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं हमारी अगली टाइप ऑफ रिएक्शन, हमारी 5th टाइप ऑफ रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन वो जो हमारी रेडॉक्स रिएक्शन है, उसे पढ़ने से पहले हमें 2 चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा, कि जब भी हम किसी सब्सटेंस के में या जब भी हम किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं, तो वो उसकी क्या बन जाती है, ऑक्साइड बन जाती है। जैसे अगर मैंने कॉपर में ऑक्सीजन ऐड करा तो क्या बनी, कॉपर ऑक्साइड बनी। ठीक है। जिंक में ऑक्सीजन को ऐड कर दिया तो जिंक ऑक्साइड बन गई। किसी भी मेटल में ऑक्सीजन को ऐड करा तो मेटल ऑक्साइड बनी। किसी भी नॉन मेटल में ऑक्सीजन को ऐड करा तो नॉन मेटल ऑक्साइड बन गई। जैसे मेरी ये एक रिएक्शन है Cu में मैंने ऑक्सीजन ऐड करा तो क्या बनी, CuO, तो ये क्या कहलाई, कॉपर ऑक्साइड कहलाई। ऐसे अगर मैं लिख दूं ZnO तो वो क्या कहलाएगी, जिंक ऑक्साइड कहलाएगी। लिख दूं FeO तो आयरन ऑक्साइड कहलाएगी। लिख दूं NaO तो सोडियम ऑक्साइड कहलाएगी, Na2O। तो ये सारी क्या कहलाती है, मेरी एलिमेंट्स की ऑक्साइड कहलाती है। तो ये जो मेरी एलिमेंट्स की ऑक्साइड है, ये बनती कैसे है, जब मैं उन एलिमेंट्स की किससे रिएक्शन करवा दूं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दूं, तो उनमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। तो इसी ऑक्सीजन के ऐड होने को हम क्या कह देते हैं, ऑक्सीडेशन कह देते हैं। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब भी किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो उसको हम क्या कह देते हैं, ऑक्सीडेशन कह देते हैं। और या फिर किसी सब्सटेंस में से क्या हो जाए, हाइड्रोजन हट जाए। ठीक है। या तो किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो जाए और नया उसका सब्सटेंस बन जाए ऑक्साइड सब्सटेंस, या फिर किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन हट जाए। ठीक है। उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या उस प्रोसेस को या उस चीज को हम क्या कह देते हैं, ऑक्सीडेशन कह देते हैं। वहीं जो हमारा अगला एक टॉपिक है वो क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो जाता है किसी सब्सटेंस में। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था और यहाँ पे रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है। दोनों एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा। रिडक्शन यानी रिड्यूस होना, कम होना। तो रिडक्शन में ऑक्सीजन कम हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं दोनों ही होंगे। हाइड्रोजन या तो हाइड्रोजन ऐड भी हो रहा है
और ऑक्सीजन रिमूव भी हो रहा है, या तो दोनों भी हो सकता है या कोई एक भी हो सकता है कि सिर्फ हाइड्रोजन ऐड हो जाए वो भी रिडक्शन है, या सिर्फ ऑक्सीजन रिमूव हो जाए वो भी रिडक्शन है। तो रिडक्शन क्या हुआ, या तो हाइड्रोजन का ऐड होना या ऑक्सीजन का रिमूव होना। ऑक्सीडेशन क्या है, या तो ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना। जैसे आप यहाँ पर देखोगे इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, इसमें ऑक्सीजन थी लेकिन कॉपर में यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ी हुई है रिएक्टेंट में, लेकिन प्रोडक्ट में देखो कॉपर में ऑक्सीजन नहीं जुड़ी, तो इसमें से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, अब ये तो हो गया ऑक्सीडेशन और ये हो गया रिडक्शन। अब ये एक रिएक्शन थी जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ, ये एक अलग रिएक्शन थी जिसमें हमें रिडक्शन देखने को मिला एक सब्सटेंस का। तो लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी हमें देखने को मिलती है, या फिर इसकी जगह में एक रिएक्शन ऐसे भी लिख दूं कि CuO, ठीक है, 2CuO, जैसे इसी को मैं रिवर्स रिएक्शन लिख दूं, क्या 2CuO गिव्स में Cu प्लस में O2। तो यहां पर देखो रिएक्टेंट में कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, बिल्कुल था, लेकिन अब कॉपर इसका क्या हो गया, रिमूव, कॉपर में से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो ये क्या हुई, रिडक्शन रिएक्शन हुई। ठीक है, तो ये एक अलग रिएक्शन थी जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ, ये एक अलग रिएक्शन थी जिसमें रिडक्शन हुआ। लेकिन ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को देखना, दोनों प्रोसेस देखने को मिल जाए साइमल्टेनियसली, ठीक है, जिसमें एक रिएक्टेंट का क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन हो जाए और दूसरे रिएक्टेंट का क्या हो जाए, रिडक्शन हो जाए। ऐसी प्रोसेस, ऐसी रिएक्शंस जिसमें हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देखने को मिले साइमल्टेनियसली, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। जिसमें जो ये मेरा वर्ड है रेडॉक्स, इसमें जो शुरू के 3 लेटर है रेड, ये वर्ड लिए गए हैं रिडक्शन से, और ये जो मेरे आखिरी के 2 वर्ड हैं ऑक्स, ये वर्ड लिए गए हैं मेरे ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन का ऑक्स लिया गया, रिडक्शन का रेड लिया गया, और क्या बना नया वर्ड, एक रेडॉक्स रिएक्शन। और क्या हुई रेडॉक्स रिएक्शन, जिस एक ही रिएक्शन में हमारा एक रिएक्टेंट का रिडक्शन देखने को मिले और एक रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन को देखने को मिले। ये दोनों ही चीजें हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में देखने को मिल रही है, साइमल्टेनियसली देखने को मिल रही है। ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। जिसका एग्जांपल ये रहा कि कॉपर ऑक्साइड को मैंने हाइड्रोजन के साथ क्या करवा दिया, रिएक्ट करवा दिया। यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है नहीं रिएक्टेंट में, लेकिन प्रोडक्ट में कॉपर जुड़ा हुआ है, रिएक्टेंट में कॉपर के साथ जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, बिल्कुल जुड़ा हुआ है, लेकिन रिएक्टेंट में, लेकिन प्रोडक्ट में हम क्या देखेंगे कि कॉपर में से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो इसका क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। वहीं अगर हम देखें दूसरा रिएक्टेंट क्या है हमारा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन देखो रिएक्टेंट में जुड़ा हुआ है नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन अब प्रोडक्ट में जाके मैं देखूंगा तो हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीजन ऐड होना मतलब ऑक्सीडेशन होना, क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसमें से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन था प्रोडक्ट में नहीं है, तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो क्या कहलाया, रिडक्शन कहलाया। अब इसके बाद हमारे पास दो टर्म और आती हैं, क्या कि जैसे मेरे पास ये CuO है, इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मेरा रिड्यूस्ड सब्सटेंस। ठीक है, और ये जो मेरा हाइड्रोजन है H2, इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये मेरा H2 क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। क्योंकि इसका रिडक्शन हुआ इसलिए ये रिड्यूस सब्सटेंस है। क्वेश्चन आ जाता है कई बार इस तरीके से बोर्ड्स में, क्या क्वेश्चन आता है, रिएक्शन लिख के दे देंगे और पूछेंगे इसमें से रिड्यूस सब्सटेंस कौन है और ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन है। इसमें ऑप्शन में CuO भी होगा रिड्यूस सब्सटेंस के लिए, H2 भी होगा, Cu भी होगा और H2O भी होगा। उसमें बोलेगा कि CuO रिड्यूस सब्सटेंस है और Cu भी रिड्यूस सब्सटेंस है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हमारा रिड्यूस सब्सटेंस कौन है, CuO, क्योंकि रिडक्शन किसका हुआ है, CuO का। Cu तो रिडक्शन होने के बाद बना है, ऐसे ही ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, H2O का नहीं, ऑक्सीडेशन हुआ है H2 का, इसलिए H2 क्या है हमारा, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, उसका ऑक्सीडेशन होके बना है H2O, वो तो प्रोडक्ट है, बना ऑक्सीडेशन हुआ किसका है, H2 का, इसलिए ये ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। रिडक्शन किसका हुआ, CuO का, इसलिए ये रिड्यूस सब्सटेंस। अब साथ ही में एक चीज और नोटिस करो
कि जो हाइड्रोजन है इसका ऑक्सीडेशन कैसे पॉसिबल हो पाया। ऑक्सीडेशन होना मतलब ऑक्सीजन ऐड होना, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कैसे पॉसिबल हो पाया, क्योंकि रिएक्टेंट था मेरे पास एक और कौन, कॉपर ऑक्साइड, जिसमें कौन मौजूद था, कौन प्रेजेंट था, ऑक्सीजन प्रेजेंट था। तो इसकी ऑक्सीजन गई और हाइड्रोजन में ऐड हो गई, इस तब जाके इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो मैं कह सकता हूं कि इसका ऑक्सीडेशन किसने करवाया, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन किसने करवाया, CuO ने करवाया, कॉपर ऑक्साइड ने करवाया। इसने, कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करवाया है। और काम करवाने को हम क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को भी हम क्या कहते हैं जो किसी का काम करवाता है, एजेंट कहते हैं। तो इसी तरह कॉपर ऑक्साइड को, क्योंकि वो उसका ऑक्सीडेशन करवा रहा हाइड्रोजन, तो हम इसको क्या नाम दे देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये रिड्यूस सब्सटेंस तो है, पर साथ में ये एक एजेंट भी है। कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से सब्सटेंस होते हैं, जो किसी दूसरे सब्सटेंस का क्या करवा देते हैं, ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। ऐसे ही मैं कहूं कि ये जो मेरा CuO है, इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। लेकिन इसका रिडक्शन किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया, हाइड्रोजन की वजह से, क्योंकि हाइड्रोजन ने क्या किया, CuO को डिस्प्लेस करा। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हो आप इसको एक तरीके से, कि जो हाइड्रोजन था उसने क्या करा, CuO को डिस्प्लेस करा और ऑक्सीजन के साथ खुद जुड़ गया, और Cu जो है वो अकेला रह गया। तो इसका जो CuO का जो रिडक्शन हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, हाइड्रोजन की वजह से हुआ है। तो हाइड्रोजन ने CuO का रिडक्शन करवाने का काम किया है, इसलिए हाइड्रोजन को मैं और क्या बोल सकता हूं, इसलिए मैं हाइड्रोजन को और क्या बोल सकता हूं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस का क्या करवा दें, रिडक्शन करवा दें। ऐसे सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन करवा दे, उन सब्सटेंस को क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या हुई हमारी रेडॉक्स रिएक्शन। अब आगे हमें चैप्टर के आखिरी 2 टॉपिक पढ़ने हैं, कौन, कोरोजन और रेंसिडिटी। अब इस चैप्टर के हमारे आखिरी 2 टॉपिक बचे हैं, कोरोजन और रेंसिडिटी। ओके, तो कोरोजन जो हमारा टॉपिक है उसका मतलब क्या है, कि जब भी कोई मेटल एक्सपोज होता है ऐसे सब्सटेंस से जो कि उसको क्या कर देता है, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है। जैसे कि हमारे पास मॉइस्चर हो गया, एयर या वाटर है ना, एटसेट्रा, ऐसे, या कोई और गैस हो गई, सल्फर या कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जब अपने एनवायरनमेंट में एक्सपोजर में आता है और उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, तो कहते हैं कि वो सब्सटेंस क्या हो गया है, कोरोड हो गया है। और इस कोरोड होने को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि आयरन के ऊपर क्या जम जाती है, रस्ट जम जाती है, लोहे पर क्या लग जाता है, जल लग जाता है। तो उस रस्टिंग ऑफ आयरन को भी क्या कह देते हैं, कोरोजन कह देते हैं। अब जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो हुई कैसे है, जो आयरन होता है वो मॉइस्ट एयर यानी कि नमी वाली जगह में जब आयरन रहता है, तो नमी मतलब H2O पानी रहता है वहां पर, और ऑक्सीजन भी रहती है, O2 एयर है ना। तो जब आयरन के पास वाटर और एयर, ऑक्सीजन दोनों रहते हैं, तब वो क्या करता है, रिएक्ट करने के बाद क्या बना लेता है, आयरन ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है आयरन के ऊपर, जो कि किस कलर की होती है, हमारी रेडिश ब्राउन की होती है। और उस लेयर को क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या हुआ, रस्टिंग ऑफ आयरन हुआ। और ये रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, आयरन का कोरोड होना, और इस कोरोड होने को क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, सिल्वर है। सिल्वर क्या करता है, जैसे चांदी, आप सबको पता होगा कि पायल पहनते हैं सब पैरों में लड़कियां हमारे घरों में, फीमेल्स, और वो चांद जो पायल हो कैसी पड़ जाती है, कुछ समय बाद जब नए लाती हैं तो सिल्वर कलर की होती है, लेकिन जब कुछ समय हम उसे पहन लेते हैं तो किस कलर की हो जाती है, वो ब्लैक कलर की हो जाती है। तो जो हमारे एनवायरमेंट में जब सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो उस सल्फर के साथ रिएक्ट कर लेता है कौन, सिल्वर,
और क्या बना लेता है, एक सिल्वर सल्फर एक नए सब्सटेंस की अपने ऊपर एक लेयर चढ़ा लेता है, एक कोटिंग चढ़ा लेता है, और वो कोटिंग किस कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है। तो वो हम कहते हैं जब सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग चढ़ जाती है तो हम कहते हैं कि सिल्वर क्या हो गया, कोरोड हो गया है, यानी खराब हो गया, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई हैं, चेंज हो गई है, और उस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, कोरोजन कह देते हैं। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, कॉपर एक एलिमेंट मौजूद होता है, जो कॉपर क्या करता है, एनवायरमेंट में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक कोटिंग चढ़ा लेता है, और वो कोटिंग एक लेयर चढ़ा लेता है, और वो लेयर किस कलर की बन जाती है, ग्रीन कलर की। तो हमें इस कोरोजन में हमारे पास दो चीजें हैं जो याद करने के लिए हैं, कि कॉपर के एक तो इनका कलर क्या है, कॉपर का कलर किसकी वजह से किस कलर का होता है, ग्रीन कलर की लेयर चढ़ जाती है कॉपर के ऊपर, और रीजन क्या है, क्योंकि कॉपर किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। याद कैसे करोगे, सी से कॉपर, सी से कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। और इसी तरीके से हमारे पास सिल्वर का कलर क्या है, ब्लैक, और वो रीजन क्या है, तो दो हमें चीजें पॉइंट याद करने हैं कि कलर क्या हो रहा है और रीजन क्या है। कॉपर का कलर ग्रीन, रीजन CO2 के साथ रिएक्ट करना, सिल्वर का कलर ब्लैक, रीजन सल्फर के साथ रिएक्ट कर लेना और अपने ऊपर एक कोटिंग चढ़ा लेना, एक लेयर बना लेना। और आयरन क्या करता है, आयरन का कलर क्या हो जाता है, आयरन अपने ऊपर एक रस्ट की लेयर चढ़ा लेता है, रस्टिंग, और कह देते हैं उसे, और वो रस्टिंग किस कलर की होती है, रेडिश ब्राउन। तो आयरन के ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की लेयर, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की लेयर, और कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर। कॉपर रिएक्ट कर रहा है CO2 के साथ, S से सिल्वर, S से सल्फर, सिल्वर रिएक्ट कर रहा है सल्फर के साथ, और आयरन रिएक्ट कर रहा है मॉइस्ट एयर के साथ, नमी के साथ, जहां पर H2 पानी भी हो और ऑक्सीजन O2 भी हो, ठीक है। तो ये क्या है हमारा कोरोजन। फिर उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्या, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, जब हमारे किसी फूड सब्सटेंस में मौजूद फैट या ऑयली जो सब्सटेंस होता है, वो जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, यानी एक्सपोजर में आ जाता है किसके, एयर के, और तो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कर लेता है हमारा फूड सब्सटेंस में प्रेजेंट फैट या ऑयल, तो वो क्या कर जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडेशन अभी पढ़ा ना हमने, तो ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका, हमारे फूड सब्सटेंस का, और क्या कर हो जाता है, उसका टेस्ट और स्मेल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसी को हम क्या कह देते हैं, रेंसिडिटी। अब इसका प्रिवेंशन क्या है रेंसिडिटी का, कैसे हम फूड सब्सटेंस को रेंसिडिटी से बचा सकते हैं, वो आप सभी ने पढ़ा होगा। उसमें या तो एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर देते हैं, या आप सबने देखा होगा चिप्स हम खाते हैं तो उसमें क्या पैक्ड आती है, एयर पैक्ड आती है, ताकि वो क्या करे, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे और ऑक्सीडाइज ना हो जाए। तो इस तरीके के हम सब्सटेंसेस ऐड करते हैं फूड मटेरियल में, जिससे कि वो क्या ना हो, खराब ना हो जाए, ठीक है। आप सबने देखा होगा अचार सिरके में डाला जाता है, तो सिरका क्या है, प्रिवेंट कर रहा है अचार को खराब होने से बचाने के लिए, ठीक है। तो रेंसिडिटी से प्रिवेंशन की हमारे पास प्रोसेसेस होते हैं। इस तरीके से कोरोजन के भी कुछ हमारे पास प्रिवेंशन के प्रोसेसेस हैं, जो हम थर्ड चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम इंट्रो ले लेते हैं उन प्रिवेंशन का। वो क्या है, पहला हमारा, कि जैसे हमारे पास जो मेटल्स होते हैं जो कोरोड हो जाते हैं, हम उनके ऊपर पेंट कर सकते हैं, ग्रीस कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, उनकी ऑयलिंग कर सकते हैं, और कुछ हमारे पास केमिकल प्रोसेस भी है, जैसे गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, हम इन मेटल्स के पास ऊपर या उन एलिमेंट्स या उन सब्सटेंसेस के ऊपर क्या कर देते हैं, जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। तो जब किसी सब्सटेंस या एलिमेंट के ऊपर जिंक की लेयर हम चढ़ा देते हैं, उस केमिकल प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। और वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है उस सब्सटेंस को कोरोड होने से, ठीक है। और जैसे हमने जिंक की लेयर चढ़ा दी तो उसे हमने कह दिया गैल्वेनाइजेशन। इसी तरीके से अगर हम एल्यूमिनियम की लेयर चढ़ा देते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं, एनोडाइजिंग। जब भी किसी सब्सटेंस पर कोरोड होने से बचाने के लिए उस पर हम किसकी लेयर चढ़ा देते हैं, एल्यूमिनियम की, तो वो क्या हो जाता है, एनोडाइजिंग हो जाता है। और इसी तरीके से एक हमारा तीसरा भी प्रोसेस होता है, क्या, क्रोम प्लेटिंग। जब किसी सब्सटेंस को कोरोड होने से बचाने के लिए उसके ऊपर हम किसकी लेयर चढ़ा देते हैं, क्रोमियम की लेयर चढ़ा देते हैं। क्रोमियम एलिमेंट होता है हमारा, तो क्रोमियम की लेयर जब हम चढ़ा देते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रोम प्लेटिंग, ठीक है। और भी प्रोसेस होते हैं, एलॉयज वगैरह बनाना, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। तो ये था हमारा चैप्टर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर।